सो वेलकम टू ऑल इन आरटीजी डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग फोर्थ मॉक इंटरव्यू कवर करने वाले हैं। एंड फोर्थ मॉक इंटरव्यू जो हमारा है ये कंप्लीटली हमारा लास्ट मॉक इंटरव्यू होगा उन सारे बच्चों के लिए जिनका इंटरव्यू 20 से लेकर 25 के बीच में है। और इस इंटरव्यू में मैं आज बताने वाला हूं सबको कि क्या प्रॉब्लम्स या क्या फेस करना पड़ा है उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी इंटरव्यू दे दिया है, जिनका 14 और 15 को इंटरव्यू हुआ था। सो उन लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस करी, क्या उन्होंने देखा, किस तरह का इंटरव्यू है, उसके सारे उस चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा सभी के साथ। इसके साथ साथ आज का जो इंटरव्यू है वो भी हम लोग कंटिन्यू, ठीक है ना। सो एक बात मैं सभी लोगों को बता दूं, जो सबसे अच्छी बात है कि जब हम हमारा बाद में इंटरव्यू होता है तो फायदा ये होता है कि पुराने वाले से पूछे, भाई तुमसे क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ये होता है कि नहीं होता है। तो आज हम लोगों को यही समझ में आएगा कि 14th और 15th को जो इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है उसमें क्या चीजें ऐसी रही हैं जो हमारे इंटरव्यू से डिफरेंट है और हमें उसके हिसाब से क्या चेंज करना चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो पहली जरूरी बात मैं सब लोगों से कहूं कि जैसा कि मैंने अभी बच्चों से बात किया तो मुझे पता चला कि वहां पर ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। ये पैनल पैनल पर डिपेंड कर रहा है। 5 से 6 मेंबर पैनल का मेंबर है पर स्टूडेंट के साथ में, जिसमें एक लेडीज मेंबर है, एक फीमेल मेंबर है और साथ ही साथ में और सारे के सारे जो है वो मेल मेंबर्स होंगे, पैनल मेंबर, ठीक है। तो 6 लोगों का पैनल मेंबर है, ये चीज पता चली है। और उस 6 पैनल मेंबर में पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सोचा था कि वो 5 सब्जेक्ट्स पूछेंगे आपसे कि अपने बारे में अपने 5 सब्जेक्ट्स बताओ, फेवरेट 5 सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन वो पुटअप करेंगे। ऐसा बार्क में चूंकि होता है तो हमारा भी ये प्रोडिक्शन था कि एनएफसी में भी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जिन स्टूडेंट से हमारी बात हुई है, जो हमारे बैच से सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट, उन लोगों से जो बात हुआ मेरा, सो उनका ये कहना है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं था कि पैनल मेंबर हमसे पूछ रहे हो कि 5 सब्जेक्ट बताओ और मैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछूं। वो रैंडम किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा पार्ट है जो कि कहीं ना कहीं पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेकर ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी तरफ से इस चीज को जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी तरफ से बताने हैं आपको। तो ज्यादातर लोग थर्मल ले रहे थे, बट मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि 100 और 80% का जो रेशियो है, तो अगर थर्मल सेक्शन की बात करें तो वो 80% ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में से शामिल किया है तो ये बात बिल्कुल सही है कि उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, समझ गए ना मेरी बात को। हाँ, एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोई भी फेवरेट में अपने नहीं कंसीडर करता है और वो वहां पर पुटअप हो रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग, मेट्रोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी के भी फेवरेट नहीं रखते हैं ज्यादातर बच्चे, है ना। तो तुम्हें थोड़ा सा इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस हो सकती है अगर तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है। फिर भी मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो तुमने पढ़ रखे हैं। तो तुम्हें इतना वरी नहीं होना है कि कुछ कठिन सी चीज पूछ ली जाएगी। ड्राइंग से किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई 3D मॉडल तुम्हें दे दिया, दिखा दिया और तुमसे पूछा जाएगा ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ये व्यूज बनाने के लिए बोलेंगे। अब जो भी प्रोजेक्शन तुम्हें दे दे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, उसके जरिए तुम्हें केवल केवल व्यूज, ड्राइंग पे रिलेटेड जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे वो इस तरह के होंगे। और मेट्रोलॉजी पर जितने भी तरह की तुमने जो डिवाइसेस पढ़ी थी, तरह तरह के जो माइक्रोमीटर्स पढ़े, वर्नियर कैलिपर पढ़ा, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स में तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इनसे क्वेश्चंस मेट्रोलॉजी में बनेगा। लिमिट में क्या डिफरेंस है, टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप का टॉलरेंस होता है, ये सब कुछ तुम्हें थोड़ा सा अपनी तरफ से तैयार करके जाना है। गेज कितने टाइप के होते हैं, रिंग गेज क्या होता है, प्लग गेज क्या होता है, इनके बारे में तुम्हें पढ़ के जाना है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना है सब लोगों को, किनका क्या एप्लीकेशन है। अगर ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हारे फेवरेट नहीं है और वो पूछ लिए गए, क्योंकि 14 और 15 के इंटरव्यू में ऐसा हुआ है कि जो जो हम लोग फेवरेट अपनी तरफ से वो सब्जेक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, वो अपनी तरफ से ही पूछ ले रहे हैं कि भाई ड्राइंग से ये क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना है। और एक बड़ा पार्ट यहाँ पर ये पता चला है हमें कि इंटरव्यू वाले पार्ट में जो हम इंट्रोडक्शन अपना देते हैं, बात बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं इंट्रोडक्शन पूछ रहे, बस नाम पूछा और उसके बाद सीधे क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने तुम्हें बताया था कि प्रॉपर इंट्रो अपना तैयार करके जाना है, तो यहाँ पर फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट है।
कि जिस बच्चे से मेरी बात हुई है, जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, उनके सामने कौन सा पैनल मेंबर है, क्योंकि एक ही पैनल सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे 6-6 लोगों के 3-4 पैनल बनाए गए हैं। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर हो रहा है सबको? तो अभी मान लो पैनल ए पे कोई स्टूडेंट गया और पैनल बी पे कोई दूसरा स्टूडेंट गया, तो दोनों पैनल का क्वेश्चन पूछने का तरीका, चीजें बिल्कुल अलग हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही तरीके से पूछ रहे हैं। किसी पैनल में फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, और किसी पैनल में, जिससे मेरी बात हुई है जिस बच्चे से, उसके पैनल मेंबर ने उससे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछे थे, डायरेक्टली केवल नाम पूछा और बस सीधे क्वेश्चंस के बारे में पूछा। एक यहाँ पर और बात मैं तुमसे ऐड करना चाहूंगा कि जो किसी भी वर्किंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या कोई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है किसी चीज का, और अगर तुमने वहां पर बताया वो चीज, तो तुम पर उससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ये 100% श्योर। ठीक है ना? और उनसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो तुमसे फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से तुम बिलोंग करते हो। तो अगर तुम अपने बैकग्राउंड को डिस्क्लोज करते हो वहां पर, तो तुम्हें फिर उसके लिए रेडी भी रहना चाहिए कि तुम्हारे उससे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं, है ना? तो यहाँ दो तरह के लोग हो सकते हैं, या एक जॉब पर्सन, और एक ने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, कोई जॉब वगैरह में नहीं, ओनली प्रिपरेशन में। ठीक है ना? तो दोनों ही सिचुएशन पर फर्क क्या है कि जो पढ़ाई कर रखा है, तो उससे तो भाई पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाएंगी, तो तुम्हें आती होंगी। लेकिन जो लोग जॉब में है, किसी प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो उस जॉब से रिलेटेड अगर तुम्हारी बात तुमने वहां पर बताई, तो तुम्हें जॉब से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वर्क वहां हो रहा है, उनसे रिलेटेड तुमसे चीजें पूछी ही जाएंगी, और वहां पर तुम्हें तैयार रहना चाहिए। है ना? ठीक है। एक स्टूडेंट था अपने यहाँ पर, रेलवे में टेक्निकल डिपार्टमेंट में वर्क करता है, जॉब गवर्नमेंट ही है। उससे रेलवे से रिलेटेड चीजें पूछी गई, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा मशीन डिजाइन में साफ्ट वाला केस पढ़ते हैं, जिसमें दो कंडीशन दी जाती हैं कि व्हील और इनसाइड और आउटसाइड दो तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, है ना? याद है सब लोगों को? पढ़ा होगा सब लोगों ने, जब सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह निकाला जाता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, दो तरह के केस पढ़ाए जाते हैं। तुमने लोकोमोटिव में दो केस पढ़े होंगे, इनर और आउटर व्हील सिस्टम, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सबने? तो वो वाली सिचुएशन के लिए उन्होंने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया उनसे। तो कहने का मतलब है, और भी बहुत क्वेश्चन जो रेलवे से रिलेटेड थे, तो रेलवे डिपार्टमेंट में वर्क था उनका, तो रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चंस है प्रॉपरली तैयार रख के जाने हैं। अब तैयार रखने जाने का मतलब क्या है? क्या क्या पढ़ोगे भाई? जो तुम्हें आता है वही तो बता पाओगे ना। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, पहली बात समझ गए? पैनिक नहीं होना, अरे अब क्या पूछ लिया जाएगा, अब हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, तुम्हारा काम है, जो तुम्हें आता है तो वो आता ही है, उसके लिए तुम कुछ भी कोशिश कर लो। अब हम खुद सोचें अपने आप को कि हमें क्या आता है, जरा हम आज कॉपी पे लिख के दिखाएं हमें क्या क्या आता है। कॉपी पे लिख ही नहीं पाओगे तुम्हें क्या आता है, समझ गए ना? क्योंकि जो तुम्हें आता है वो इस जगह स्टोर है कि उसको तुम मतलब रिकॉल नहीं कर सकते हो, समझ गए ना? पहली बात। दूसरी, तुम्हें अपनी तरफ से क्या प्रिपेयर करना है कि जिस बैकग्राउंड में तुम काम कर रहे हो, वो क्या काम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ है, किस तरह की ब्रांचेस हैं, किस कब स्टेब्लिश हुआ, कौन चेयरमैन है, क्या वर्किंग है, समझ गए ना? ये सब चीजें तुम्हें क्या करनी है, जो तुम नहीं जानते हो इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए, जिस डिपार्टमेंट में तुम काम कर रहे हो उससे रिलेटेड। समझ गए ना सभी लोग? तो इस बात को तुम अपने अंदर इनहेंस करना। और जो भी तुम्हारी थ्योरीज है वो सब्जेक्ट, जैसे कि अब तुम पावर प्लांट वाले कंपनी में वर्क करते हो, और तुम पावर प्लांट सब्जेक्ट भी है तुम्हारा, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के वर्क कल्चर को तुम्हारे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके ही वो पूछेंगे, पूछेंगे कि नहीं? तो वहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट प्रिपेयर होना जरूरी है। बातें हमें पता चली, और एक और बात ये पता चली हमें कि कुछ पैनल मेंबर मैथ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब मैथ से भी रिलेटेड चीजें कुछ पूछ रहे हैं। अभी ये तो मुझे नहीं थोड़ा सा क्लियर हो पाया कि मैथ से क्या पूछ रहे हैं। तो मैथ से मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीजें ऐसी कुछ होंगी जो बहुत ही कठिन सा पूछेंगे। अब ये मुझे क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट इतना मुझे पता चला था कि मैथ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैथ से रिलेटेड क्या पूछ रहे होंगे? अब इसरो का तुमने पेपर दिया है, तुम जानते हो उसमें मैथ के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा उस तरह का। एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन पूछने का उनका अप्रोच है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन बेसिस ही है, जैसे हम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करते हैं, उसी तरह का उनका अप्रोच है क्वेश्चंस का। तो तुम अगर जैसे कि मॉक टाइप टेस्ट दे रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा वो इंटरव्यू ले रहे हैं, समझ गए ना? ये चीज।
और अगर बात करें तो टाइम कितना इंटरव्यू में ले रहे हैं पर स्टूडेंट पे, तो 25 हमारा एवरेज टाइम है जो बच्चों पर जा रहा है, 25 मिनट है ना, एवरेज टाइम जो पर स्टूडेंट पर लग रहा है। अब पैनल मेंबर पर डिपेंड करता है, कोई पैनल मेंबर ज्यादा देर तक भी ले रहे हैं, 40 मिनट तक भी इंटरव्यू हो जा रहा है, तो किसी मेंबर में 20 मिनट में भी मतलब कंप्लीट हो जा रहा है इंटरव्यू। तो ऐसा पार्ट पता चला है, क्योंकि अभी हमारे सामने 14 और 15 तारीख का ही जो इंटरव्यू है वो खत्म हुआ, ठीक है। तो अभी हमें 16 का मतलब आज जो इंटरव्यू हुआ है कल भी होगा, तो वो सारी जो अपडेट है मैं बीच बीच में शॉर्ट क्लिप वीडियो बना बना के क्या करता रहूंगा, सबको अपलोड करता रहूंगा ग्रुप में, ठीक है ना, जिससे कि सब लोग अपडेट रहें किस तरह की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। लास्ट बात मैं तुम सब लोगों से ये कहूंगा कि जो इंटरव्यू हो रहा है पहले डे में तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल हो जा रहा है, दूसरे दिन वो क्या कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हुआ था 14 वाले बच्चों के साथ में, 14 को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल हुआ और 15 को उनका मॉक इंटरव्यू हुआ, मतलब जो इंटरव्यू हुआ वो फाइनल हुआ। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि फिजिकल में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, कोई बच्चे ओवरवेटेड है तो वो लोग को से क्या किया जा रहा है, मेडिकली अनफिट करके उन्हें हटा रहा है। तो जो लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशंस हैं तो उन्हें इस तरह से अपने अंदर परेशानी नहीं लेनी है कि मेरा अगर एनएफसी में नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं लाइफ में हो सकता, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन द अनदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो रेलवे डिपार्टमेंट और खासकर काफी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के होते हैं वहां पर वो लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो मेडिकली चीजों को ध्यान देना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो आई एम टेलिंग टू दैट, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है वो नेचुरल प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी हो सकता है और बाई बर्थ होता है, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज, जो ओवरवेटेड है तो वो भी कुछ टेम्पररी, कोई तुरंत कल का तो सोल्यूशन नहीं है जो करा जा सके, ठीक है ना। तो उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि जो गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो करना रहेगा, उसी के हिसाब से वो चीजें कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिसके साथ भी कोई दिक्कत है तो वो उतना सीरियस इशू नहीं है जितना फिजिकल वाला सीरियस इशू है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में तुम्हें टाइम दिया जाएगा, अगर तुम्हारे कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नहीं प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है या कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि इकोनॉमिक जो मतलब जो ईडब्ल्यूएस वाला पार्ट है बहुत लोगों का, जिन्होंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है और उन्होंने अपने जिले टाइप में स्टेट लेवल का बनवा रखा है और हिंदी वाला बनवा रखा है, तो वो लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, वो अपना जो भी बना हुआ है उसको लेके जाएंगे। फाइनली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग का जो उन्हें टाइम दिया जाएगा उस टाइम में उन्हें अपना सेंट्रल लेवल का बनवाना रहेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं उन लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो फिजिकल में सीरियस इशू है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ ऊपर नीचे है चल जाएगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो सब लोगों को मेरे ख्याल से पैनिक लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रीली तुम्हें जाना है, इंटरव्यू देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 4th मॉक इंटरव्यू। सभी लोग